मनुस्मृति में ऐसे विक्षेप डलवा दिए अंग्रेजों ने ताकि भारतवासियों को भरमाया जा सके और उनको गलत रास्ते पर चलाया जा सके। उनके मन में मनुस्मृति के प्रति बहुत ज़्यादा नीचा की भावना पैदा हो, इस तरह के विक्षेप डाले गए मनुस्मृति में। इसी तरह के विक्षेप डाले गए हमारे अन्य बहुत सारे ग्रंथों में। और अंग्रेज़ों की इसकी बहुत बड़ी टीम थी और बड़े भारी लोग इस काम में लगे हुए थे। कोई साधारण अंग्रेज़ों ने यह काम नहीं किया। मैं नाम लेकर आपको बताता हूँ। एक अंग्रेज़ का नाम सबसे ज़्यादा ले सकता हूँ, जिसका नाम था विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज़ हुआ करता था, जिसने सबसे ज़्यादा भारत के इतिहास में विकृति डाली, जिसने सबसे ज़्यादा भारतीय शास्त्रों को विकृत किया, जिसने सबसे ज़्यादा भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के लिखे हुए आपत वचनों को, वाक्यों को बिल्कुल उल्टा कर दिया। और यह कैसे कर पाया? वो विलियम हंटर की एक विशेषता थी, वो ये कि अंग्रेज़ बहुत अच्छे से जानता था और साथ ही साथ उसको संस्कृत भी आता था और अंग्रेज़ और संस्कृत दोनों जानता था। इसलिए वो आसानी से भारतीय मूल ग्रंथों को संस्कृत में वो पढ़कर समझ लेता था। फिर अंग्रेजी में कहाँ विकृति करके उसको फिर से बनाना है, इसलिए वो आसानी से कर लेता था। विलियम हंटर की पूरी टीम थी, जिसको कहा गया अंग्रेज़ों के द्वारा विलियम हंटर कमीशन। विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कई घंटों निकल जाएगा। हज़ारों पन्नों में उन्होंने रिपोर्ट बनाकर ये बताया है कि हमने भारत के किस किस विषय में, किस किस शास्त्र में क्या क्या परिवर्तन कर दिए हैं। यह अंग्रेजी सांसद को उन्होंने भेंट किया था और वहाँ पर उसको प्रस्तुति करके उस पर बहस हुई थी। और अंग्रेज़ों ने अपने देश में ऐसे बहुत सारे विद्वानों को तैयार करके भारत के शास्त्रों में विक्षेपण कराया। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भर दी उनमें से जो विश्वास करने लायक नहीं है और तर्क पर कहीं ठहरती नहीं है और सूचना के आधार पर पूरी तरह से गलत है। सांस्कृतिक रूप से भारत नीचा देश है, गुलामों का देश है, हमेशा विदेशियों के हमलों के शिकार रहा देश है। अंग्रेज़ों ने एक पूरी दुनिया में एक झूठ प्रचारित किया, वो ये कि हज़ारों साल से भारत में विदेशी आते रहे हैं और भारत पर कब्जा करते रहे हैं, तो हम भी विदेशी हैं, हमने भी आकर भारत पर कब्जा कर लिया, ये अंग्रेज़ बोलते हैं। जब हज़ारों सालों से भारत विदेशियों का गुलाम रहा तो हमारा भी गुलाम रह सकता है, अंग्रेज़ बोलते हैं ये बात। और आगे बताते हैं, हमारा भी गुलाम हो गया, इसमें कौन सी खास बात है? अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा झूठ ये प्रचारित किया पूरी दुनिया में, हज़ारों साल से तो ये था ही नहीं। अंग्रेज़ों के आने से अगर ठीक पहले की जानकारी ले तो मात्र 1000 वर्ष पहले पहला विदेशी आया, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर हमला किया और कुछ लूटपाट के चला गया। दूसरा आया महमूद गजनबी, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारत से चला गया। फिर तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, लूटपाट करके चला गया। कुछ ही लोग थे जो भारत में आए, जिन्होंने लूटपाट के साथ साथ इस देश में राज किया। वो मुग़ल थे, जैसे बाबर आया। बाबर ने ही नहीं कि भारत के एक इलाके पर थोड़े दिन राज भी किया, फिर बाबर के पुत्रों ने किया, फिर उनके पुत्रों ने किया। ये एक समय है 300 वर्ष का। इसको हम एक ख़ास नज़रिए से देखें तो अंग्रेज़ों का ये झूठ बिल्कुल समझ में आता है कि हज़ारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम रहा, कभी भी नहीं रहा। इसके उल्टे अंग्रेज़ हज़ारों साल विदेशियों के गुलाम रहे, इसके प्रमाण तो पूरी दुनिया के सामने है। अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा समय रोमन लोगों के गुलाम रहे, रोमन साम्राज्य के गुलाम रहे, फ्रांसीसियों के गुलाम रहे और मजबूत यूरोप के देशों के ने अंग्रेज़ों को समय समय पर लूटा, हमला किया। तो
अपने बारे में सच को छुपा लेना और भारत के झूठ को सारी दुनिया में हवा देना, ये अंग्रेज़ों की नीति थी। और बार बार वो कहते थे भारतीय संस्कृति तो वैज्ञानिक नहीं है, ये तो पाखंड पर आधारित है, ये तो अविश्वास पर आधारित है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, ये सारे दुनिया में वो कहते रहे। भारत में एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, अंग्रेज़ों ने एक हमारे देश में झूठ और दुनिया में प्रसारित किया कि भारतवासी सब ये नहीं है। तो अंग्रेज़ों से पूछा गया, भाई क्यों सब ये नहीं है? तो कहते थे कि कुछ भारतवासी ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते। अब हमारे भारत में एक समाज है जिसको हम जैन समाज कहते हैं। जैन समाज में एक दिगंबर पंथ के लोग हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। वो ये मानते हैं कि ये जो वस्त्र है इनको भी छोड़ देना चाहिए। उनकी अपरिग्रह की भावना इतनी तीव्र होते हैं कि वो वस्त्रों को भी धारण करने में परिग्रह मानते हैं। तो जैन समाज के दिगंबर पंथ के लोग ने वस्त्र छोड़ रखे हैं, तो उनके साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। अब किसी अंग्रेज ने उनको देख लिया तो लिख दिया कि भारतवासियों को तो वस्त्र पहनना नहीं आता है, इनको तो सभ्यता नहीं आती है। अब हमारी दृष्टि से हम देखें उनको तो अपरिग्रह की चरम स्थिति में पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष है, त्याग की पराकाष्ठा पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको कपड़े भी नहीं चाहिए। और अंग्रेज़ों की दृष्टि से देखें तो असभ्य लोग हैं, क्योंकि कपड़े नहीं पहनते। इन अंग्रेज़ों को ये बात मालूम थी कि जब अंग्रेज़ जंगली और बर्बर थे, सारी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा कपड़ा भारत का ही बिकता था और भारत का ही बनता था। और खुद अंग्रेज़ हज़ारों साल तक भारत का कपड़ा पहनकर नग्नता और को ढकते रहे, छिपाते रहे। अंग्रेज़ों से पहले के रोमन साम्राज्य की बात बताऊं तो 3000 साल रोमन साम्राज्य के सभी राजाओं ने, सभी रानियों ने और रोमन साम्राज्य के साधारण नागरिकों ने भारत के बने हुए कपड़े पहनकर अपने नंगेपन को ढका है और कपड़े नंगेपन को छुपाया है। वो तो कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, पहनना तो बहुत दूर की बात है। जब यूरोप में कोई कपड़ा नहीं जानता था बनाने, सारी दुनिया में भारत का कपड़ा बिकता था। और 3000 साल भारत ने कपड़े का निर्यात करके सोना कमाया है। सोना, भारत का कपड़ा बिकता था तौल के हिसाब से। तराजू के एक पल्ले पर कपड़ा रखा जाता था और दूसरे पल्ले में सोना रखा जाता था। भारत का कपड़ा अगर 1 किलो का थान है ना, तो बराबर 1 किलो का सोना मिलता था। उसके बदले में तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है, इसलिए सारी दुनिया का सोना भारत में आया और इसलिए भारत सोने की चिड़िया बन गया। ये सत्य अंग्रेज जानते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने इतिहास में यह डाल दिया कि भारतवासी तो असभ्य है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। तो हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना, हमारी सभ्यता को नीचा बताना, हमारे इतिहास को विकृत कर देना, शिक्षा व्यवस्था को हमारा पूरा तहस नहस कर देना, हमारी भाषा को तहस नहस कर देना, इन सब के पीछे अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य अगर था तो एक कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है ताकि इस देश को लूटा जा सके। हम अगर किसी के गुलाम होते हैं तभी हम लूट सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र और आज़ाद हैं, हमें कोई नहीं लूट सकता। आप अपने घर के बारे में यह समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर स्वतंत्र है, आज़ाद है, स्वाधीन है, तो आपके घर पर कोई हमला नहीं कर सकता, आपके घर को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन अगर आपका घर किसी का पराधीन है, यदि आपका घर किसी का पराधीन हो जाए, किसी का गुलाम हो जाए, तो जो आपको गुलाम बनाएगा, जो पराधीन बनाएगा, वो कभी भी आपके घर को लूट लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो अंग्रेज़ों ने यही किया, भारत को पराधीन बनाना, गुलाम बनाना, ताकि भारत को लूटा जा सके और लूटने के लिए भारत के मन को तैयार किया जा सके और मानसिक रूप से भारतीय लोगों की तैयारी हो तो शारीरिक तैयारी हो तो हो ही जाता है। कहा यह जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी ऊंची बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से कोई व्यक्ति हारता है तो आसानी से गुलाम बनता है और मन से नहीं हारता तो शरीर से आप उसको कितनी भी प्रताड़ना दो, वो गुलाम तो नहीं बनेगा, मर जाएगा लेकिन कभी भी गुलाम नहीं बनेगा। और किसी का अंग्रेज़ों का ये मालूम था कि भारतवासी गुलाम नहीं बनेंगे आसानी से, क्योंकि मैकॉले अंग्रेज़ों की संसद में 2 फरवरी 1835 को यही भाषण दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं संपूर्ण भारत में घुमा हूँ, मैंने किसी को भिखारी नहीं देखा, किसी को भिखारी नहीं देखा, किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा, कोई गरीबी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा में भारत बहुत ऊंचा है, सभ्यता और संस्कृति में भारत बहुत ऊंचा है। और अंत में कहता है कि हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते तब तक जब तक कि भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी जो उनकी संस्कृति है और जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, इसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे भारत गुलाम नहीं बनेगा। तो संस्कृति को तोड़ना, शिक्षा को तोड़ना, सभ्यता को तोड़ना, यह सब जुड़ा हुआ है मन के तोड़ने से। तो हमारा मन गुलाम बने, हमारा मन टूटे, इसके लिए अंग्रेज़ों ने यह सारे प्रयास किए और उन प्रयासों में वो कामयाब हुए और भारत को 250 साल गुलाम बनाकर रख लिया। अब जैसे ही आज़ादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो हमें वो करना चाहिए था जो मैकॉले ने किया, बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। जो मैकॉले ने किया बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी। उन गुरुकुल की मदद से इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने ख़त्म कर दिया, जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट ने पूरे के पूरे भारत शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। ये है पूरी कहानी और आगे चर्चा भी करेंगे किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लोगों पर आक्रमण किया, हमारे देश के लोगों पर प्रताड़ित किया। सभी जानकारी देंगे और सभी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जितने भी बातें बोलता हूँ सब राजीव दीक्षित जी के बताए गए बातों को ही बोलता हूँ। और ये जो पन्ना दिख रहा है इसमें पूरे के पूरे राजीव दीक्षित जी के बताए गए बातों को ही लिखा हूँ, अपने बातों को कुछ भी ऐड नहीं किया हूँ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इससे भी अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा और बोलने का प्रयास करूँगा जिससे आप लोग समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।